आवाज़ बंद कर दियो। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं चाय की चुस्की। अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों 71 प्रोग्राम हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आज हम आपको जिस हस्ती से मिलवाएंगे उनके बारे में आपको बता दूं। उनका नाम है अनिल बंधु जैन। दोस्तों समाज सेवा में बड़े लंबे अरसे से लगे हुए हैं, लेकिन समाज सेवा का जज्बा कहां से कैसे उत्पन्न हुआ ये हम आपको जरूर बताएंगे और आपकी बात कराएंगे अनिल जैन से। बेसिकली आपको बता देते हैं, अनिल जैन बंधु जो हैं, इनका परिचय थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा। अनिल बंधु जैन, आपको बता देते हैं, ये इनका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से संघ में काम कर रहा है। और आपको बता दें, इनके पिताजी श्री पद्म प्रकाश जैन संघ के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं। दोस्तों आज के एपिसोड के अंदर जिन बातों को हम आज आपके सामने रखने वाले हैं, ये बातें आपके दिल को छू जाएंगी, क्योंकि सीधी बातचीत करने जा रहे हैं अनिल जी से। अनिल जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं अनिल बंधु जैन, सन ऑफ श्री पद्म प्रकाश जैन, जो कि हमारे पिताजी नगर प्रमुख 16 साल से इस टाइम करनाल के हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा जन्म 25 जनवरी 27 जनवरी 1956 को हुआ था, जो कि होली मोहल्ले के पास खैल मोहल्ले के अंदर मेरा जन्म हुआ था। तो उसके बाद जब बच्चे छोटे छोटे पढ़ने नहीं जाते थे, तो जब 6-7 साल का था तो मैं मिठन मोहल्ले के अंदर श्री राजा राम जी होते थे जैन, जो कि स्कूल चलाते थे। उस टाइम हम तख्ती लेकर जाते थे स्कूल में, तो वहाँ पर तख्ती लेके जाते थे। और उस टाइम एक डायलॉग था वो तख्ती वाला, जैन साहब वो जानना चाहते थे क्या था वो था, तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, कल की छुट्टी परसों को आना। तो हम ये नाचते गाते हुए जाते थे, नाचते गाते हुए आते थे। उस समय निक्कर पहनते थे या पजामे पहनते थे। उस समय कोई घर के अंदर इस प्रकार का नहीं था भाई बन ठन कर जाना है। उस टाइम तो हम इसी प्रकार से जाते थे। उसके बाद मैंने कई स्कूलों के अंदर एडमिशन लिया। रेडे पे एक स्कूल होता था, मास्टर अर्जुन दास जी हेडमास्टर होते थे, तो उस स्कूल के अंदर भी मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं जैन स्कूल के अंदर, ये अपना मिठन मोहल्ले के अंदर, वहाँ भी पढ़ा हूँ। उसके बाद विवेकानंद शिशु मंदिर, जो कि हमारे आरएसएस से ही जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैंने डीएवी स्कूल, जो कि अपना ये अपना रेलवे रोड से डीएवी स्कूल का जो रास्ता है, वहाँ ठंडी सड़क को जाता है, तो वहाँ पर मैंने मतलब कि एडमिशन लिया 6ठी क्लास के अंदर। 6ठी क्लास से मैं 11वीं क्लास तक उसमें पढ़ा। उस दौरान मुझे एक बार बम्बे सन 71 के अंदर श्री मेहता जी होते थे हमारे पीटीआई, तो बम्बे भी जाना पड़ा। बम्बे में पहली बार ही गया था, तो मेरे को बड़ा चाव था कि भाई बम्बे को देखा जाए, तो मैं उस समय बम्बे भी गया। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी करने के बाद मैंने नाइट कॉलेज के अंदर, दयाल सिंह कॉलेज के अंदर नाइट कॉलेज होता था, एडमिशन लिया। तो एडमिशन में मेरे घर वालों ने मेरे से कहा, मेरे पिताजी ने, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे सिर में दर्द रहता है, तो दुकान पे बैठ। तो मैंने दुकान पर बैठना मंजूर कर लिया, लेकिन मैंने उनसे एक शर्त रखी कि मेरे को आपको स्कूटर लेके देना पड़ेगा लंबरेटा। तो उन्होंने मेरे को स्कूटर लेके दिया 1971 में, 1971 नहीं 1972 में, 1972 में। तो उन्होंने स्कूटर लेने की हाँ कर दी, तो मैंने नाइट कॉलेज ज्वाइन किया। बिल्कुल। एक बार मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, अनिल बंधु जैन से जो हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें सन 72 के अंदर, 1972 में कॉलेज जाने के लिए, वो भी नाइट क्लासे अटेंड करने के लिए, एक कंडीशंस रखी कि स्कूटर चाहिए, क्योंकि दुकान का भी, घर का व्यापार भी संभालना था, शिक्षा भी ग्रहण करनी थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय, उस जमाने के अंदर, जब लोगों के पास जैन साहब साइकिल नहीं हुआ करता था, तो आपने वो लमरेटा लिया। तो आपके लमरेटा को देखने कितने लोग आया करते थे?
ऐसा होने पहले दिन ही मेरे लंबरेटा का पंचर हो गया। अच्छा। तो पंचर हो गया तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जो मेरे को सिखा के लाया उसी दिन मैंने सीखा था। इससे पहले मेरे को स्कूटर चलाना भी नहीं आता था। इससे पहले मैं साइकिल दौड़ाता था, स्कूल में जाता था, साइकिल पे दौड़ते हुए चलती थी, ऐसे चलती थी जैसे मैं हवाई जहाज पे जा रहा हूँ। तो उसके बाद स्कूटर लेकर आया, उसके बाद स्कूटर देखने बहुत लोग आए। अच्छा, सबसे पहले समझो मैंने अपने दोस्तों में स्कूटर लिया था। हमारे परिवार को लोग, हम मध्यम वर्गीय परिवार है, जो कि बहुत अच्छा परिवार है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ घर पे ली, हमने टीवी लिया जिस टाइम टीवी स्टार्ट हुआ, जिस टाइम गैस सिलेंडर चालू हुआ गैस सिलेंडर ले लिया। तो इस प्रकार परिवार चलता रहा। तो जिस समय मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में मैं 5 बजे तक दुकान पर बैठता, 5:40 पे मेरा पहला पीरियड होता था। उस समय B.R. सूद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे, श्री R.C. शर्मा जो कि प्रिंसिपल थे दयाल सिंह कॉलेज के। तो उस टाइम हमारे प्रोफेसर के.एन. शर्मा जी भी हमारे इंग्लिश के टीचर होते थे। तो मैं जैसा आपको बीच में रोक रहा हूँ, जब के.एन. शर्मा का नाम आ जाता है बीच में, दोस्तों आपको बता देते हैं, प्रोफेसर के.एन. शर्मा, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज इस संसार में नहीं है वो। और दोस्तों आपको बता दें, हम लोग भी उनके सानिध्य में रहे हैं। के.एन. शर्मा जी के बड़ा प्यार और बड़ा सॉफ्ट उनका नेचर हुआ करता था, और इंग्लिश के तो वो एक्सपर्ट थे पूरी तरह से। तो क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में आप? मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ता था। सुबह 5 बजे हम उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो उनका हमारा इतना परिवार हो गया था, पारिवारिक। हालांकि हम स्टूडेंट थे, हम उनके पैर भी छूते थे, लेकिन वो हमें बड़े प्यार से रखते थे। तो 75 के अंदर, जब 74-5 में जब कॉलेज के इलेक्शन थे, तो मेरे को भी चाव चढ़ा, तो मैं इलेक्शन के अंदर खड़ा हो गया। तो उस टाइम जो BA फाइनल का जो स्टूडेंट होता था वही सेक्रेटरी होता था, वही प्रधान होता था। तो उस टाइम मेरे मुकाबले में श्री चंदा सिंह जी का लड़का शमशेर सिंह वो आया, तो लेकिन वो लेट हो गया था। तो जो कि वहाँ का क्लर्क था उसने उसका एक्सेप्ट नहीं करा। तो इधर शांति गारमेंट्स वाले श्री राजकुमार जी, जिनका लड़का पाशो के नाम से फेमस है, उन्होंने भी फार्म भरा, लेकिन वो फेलियर था। तो मैं यूनानिमसली इलेक्शन में जीत गया। तो पहला इलेक्शन आप फाइट करेंगे और बिना कंटेस्ट के? हाँ जी, बिना कंटेस्ट के। ये भी बहुत बड़ा कंटेस्ट था जो उस टाइम भी मेरी मदद प्रोफेसर श्री के.एन. शर्मा जी ने की। उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, अनिल बंधु जैन यूनानिमसली इलेक्टेड। क्या बात है। तो उन्होंने बहुत मदद करी, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था लड़ाई झगड़े का। दूसरी पार्टी लड़ने बनने को तैयार थी। वो कहती थी मेरे पास तो बड़े बड़े ऐसे आदमी हैं जो मैं तेरे को, मैं कहा ऐसा कोई ट्रैक्टर नहीं बना जो मेरे ऊपर चढ़ सके, क्योंकि मेरे ऊपर बालाजी की कृपा हमेशा रही है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में, उनके सानिध्य में अनिल बंधु जैन रहते हैं। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम में और बालाजी का जिक्र ना आए और उनका जयकारा ना लगे तो ये हो ही नहीं सकता। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, मेहंदीपुर वाले बालाजी की जय। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बात कर रहे हैं अनिल बंधु जैन के साथ, और आपसे जानना चाहेंगे जैन साहब, आपकी एक बार बड़ी पिटाई हुई थी, पिताजी ने बड़ी पिटाई की थी। वो भी इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि आपने गलती की, उनको बिना बताए आप हमारे देश के उन सैनिकों की मदद करने निकल चुके थे जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली से बॉर्डर पर जा रहे थे। जब उस समय की बात है, 71 की बात है, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तो हमारी फौजें बाईपास से जा रही थी। तो हमने स्कूल के अंदर प्रोग्राम बनाया, 2-3 लड़कों ने, कि भाई आज इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको चाय पिलानी चाहिए। तो मैं शाम को, मेरे से गलती क्या हुई, मैंने घर वालों को बताया नहीं, तो मैं दोस्तों के साथ बाईपास पे चला गया चाय की एक केटली लेकर। तो हमने रात को जो भी हमारे फौजी भाई आते उनको चाय पिलाई। वहाँ बहनें आ रही थी जो कि सोना तक दान कर रही थी देश के प्रति, उनकी इतनी भावना थी। तो मेरी भावना तो और भी ज़्यादा थी कि भाई मैं इनकी सेवा करूं, और मौका लगा तो मैं कल को युद्ध में जाकर लड़ूंगा भी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था। तो रात को मैं 3 बजे आकर घर पर कमरा खोलकर सो गया। तो सुबह पिताजी उठे, वो जो कि रात को मेरे को ढूंढते रहे। तो सुबह उनके अंदर एक रोष था, गुस्सा था, उन्होंने वो गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी मारा। तो मेरे मन में यह आया कि भाई अब मेरे को इस घर में नहीं रहना। तो मैंने क्या करा, जो मेरे को फीस मिलती थी स्कूल की, उससे टिकट ली और बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर मेरा
माइंड चेंज हो गया कि नहीं, तूने घर वालों को तंग नहीं करना, घर वालों ने तो गलती की है लेकिन तू उससे बड़ी गलती करने जा रहा है। तो मेरा मन परिवर्तन हुआ, तो मैं ग्राउंड में आकर बैठ गया डीएवी स्कूल के। उस समय क्रिकेट का मैच चल रहा था। लेकिन आप सेना में भर्ती होने के लिए बस में बैठे थे, ये बात तो बताई नहीं आपने। हाँ, तो सेना में भर्ती होना था, तो लेकिन बस मन जो पलट गया, तो उसके बाद मैं मतलब कि अपना स्कूल में आ गया। स्कूल के अंदर मैं क्रिकेट का मैच देख रहा था, तो हमारी दुकान पर एक टेलर मास्टर जी होते थे, शंकर दास जी, जो कि मैं उनको पिता के समान ही मानता था। तो वो मेरे को ढूंढते हुए आए कि अनिल घर चल। मैं कहा भाई मैं मैच देख के आऊँगा, अभी मैं घर नहीं आऊँगा। तो वो चले गए। तो मैं मैच देखने के बाद घर गया, तो घर वालों ने मेरे को बहुत प्यार करा, कि उनको पता लग गया कि भाई गलती इसकी भी नहीं थी, गलती हमारी भी थी, कुछ इसकी भी थी। तो लेकिन उस समय क्या होता था, माँ बाप बच्चों के ऊपर बहुत हाथ उठाते थे। आज तो समय ही बदल गया है। आज तो माँ बाप बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते। आज बच्चों को कहकर उनको जेल में, उनको विवान के अंदर ले जाना पड़ेगा, फिर अपनी पत्नी को भी समझाना पड़ेगा, उसको भी ले जाना पड़ेगा, उसको भी समझाना। बात है आपने नील जैन साहब, एक बहुत जबरदस्त, दोस्तों आपको बात बताता हूँ, बात के अंदर से बात आ गई है, और ये क्या है, वो मेरा काम है आपको उस बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देना। दोस्तों, वो एक जमाना था जब अनिल बंधु जैन देश के सैनिकों की सेवा के लिए निकले। अगर घर से बताकर निकलते तो घर के लोग भी वहां पहुंच जाते। एक जुनून होता है दोस्तों, जब एकदम माइंड में जब बात आ जाती है तो उस समय आदमी वो रह नहीं सकता। और उसके बाद जिस तरह से जैन साहब का कहना है कि आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, धमकाया तक नहीं जा सकता, लेकिन जैन साहब आपके हमारे जमाने में पिटाई बड़ी होती थी, खूब पीटते थे, दबा दबा के पीटते थे। क्या कहोगे इस पिटाई के बारे में? मैंने तो मास्टरों से भी पिटाई खाई है, घर वालों से भी खाई है, दोस्तों से भी खाई है। क्यों, घर अगर हम किसी को पीट के घर आ जाते तो घर वाले पीटते थे, तो हम डरते थे घर वालों से, घर वालों का सम्मान करते थे कि भाई है ना। उस समय एक ट्रेंड था, मास्टर काम नहीं करके गए तो मास्टर बड़े लंबे लंबे डंडे लेकर आते थे और ज़बरदस्त डंडे लगाते थे। कई बार क्या होता था, सोच जाने की वो होती थी, हमें सोच रोक के बैठना पड़ता था। एक बार की मेरे को याद है, मास्टर बद्री प्रसाद जी होते थे, तो उस समय मेरे को प्रेशर हो गया, तो मेरे को जाना था। तो मेरे को पता, अगर मास्टर जी को कहूँगा तो मास्टर जी मेरी पिटाई करेंगे, तो मैं नहीं गया। तो मेरी सोच बीच में ही निकल गया और मैं उधर से दीवार कूद के अपना उसी हालत में घर चला गया। तो मेरे को आज भी याद है। तो फिर उन मास्टर जी ने मेरे को समझाया, बेटा ऐसा हो तो मेरे को बता दा करो। तो फिर उसका हमें बहाना मिल गया। जब हम काम नहीं करके जाते थे तो मास्टर जी को कहते थे भाई आज हमें सोच आ गया है, तो अब मैं मतलब कि, तो वो मास्टर जी हमें भेज देते थे, तो हम मारपीट से बच जाते थे। जैन साहब, एक बात और है जो आपने मुझे कही बताई, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। बात ये बताई कि क्या आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, अगर उनके साथ मारपीट कर दी जाए, उनको पीट पाट दिया जाए उनकी गलती के ऊपर, उनको धमका दिया जाए, वो नाराज़ हो जाते हैं। बच्चे तो नाराज़ होते होते उनकी मम्मी भी अलग से नाराज़ हो जाती है। जो ट्रेंड चल रहा है, जो अनिल बंधु जैन ने एक खुलासा किया है कि बच्चों को मनाने के लिए होटल ज्वेल्स में ले जाना पड़ता है, विवान में ले जाना पड़ता है, नूर महल में ले जाना पड़ता है, और साथ में उनकी अम्मा को भी, वो भी नखरे दिखाएगी, उसकी मम्मी को भी साथ में ले जाना पड़ता है। कितनी बार ले गए आप? नहीं, मेरे को तो नौबत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा बच्चा एक्सीडेंट हो गया था 7/10/91 को। इससे पहले तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, कितने बच्चे कितने हैं आपके मेरे पास? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। एक बेटी मैंने बटाला भी आई है, दूसरी बेटी करनाल भी आई थी, लेकिन वो बाद में रोहिणी ट्रांसफ़र हो गए। आजकल रोहिणी के अंदर है वो, 16 सेक्टर में। तो अभी बल्कि जब मैंने स्कूल की ओपनिंग की तो मेरी बिटिया आई भी थी, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, डाइटिशियन है। अच्छा, जो बड़ी बिटिया है वो उसने ग्रेजुएशन की है, लेकिन वो बहुत अच्छे परिवार में मतलब जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे परिवार के अंदर गई है, जिसकी तरफ से मेरे को कोई, दोनों बच्चों की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से एक आप घटनाक्रम बता रहे हैं कि बेटे के साथ घटनाक्रम हो गया था, वो बेटे के साथ ये क्या मामला था, इसके बारे में क्या बताएं? 7/10/91 को मेरा बेटा छोटी साइकिल पर बाहर खेल रहा था, तो एक स्कूटर वाला आया, श्री केवल सिंह अरोड़ा, जो कि स्टेट बैंक के अंदर उस टाइम अकाउंट के पोस्ट पे था। तो उसने टक्कर लगी या मारी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन टक्कर लगी। वो मेरा बेटे की जो उस टाइम स्वेटर थी वो उसके किक में फंस गई, वो उसको खींचता हुआ ले गया
और जहाँ मेरा बेटा छूट के गिर गया तो वो, लेकिन वो भाग गया। भागने के बाद मैं अंदर बाथरूम में था, मेरे को मेरे पड़ोसी गुमीत सिंह बाली, उन्होंने मेरे को आवाज़ दी, अंकल जी गोयम का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं रोता रोता बाहर आया, तो मेरे को आज भी वो बात भूलती नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको फटाफट हॉस्पिटल ले गया। तो हॉस्पिटल में ले गया तो डॉक्टरों को मैंने कहा कि भाई इसकी टांके लगाओ। तो डॉक्टरों ने कहा तुम बाहर जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल इतना बड़ा है, आप मेरे सामने टांके लगाओ। डॉक्टर ने टांके लगाने के बाद हमें पीजीआई रेफ़र कर दिया। मैं और मेरा परिवार और मेरे जीजा जी, कार थी उनके पास, तो वो मेरे को मतलब कि वहाँ पर ले गए चंडीगढ़ पीजीआई में। तो पीजीआई के अंदर उस टाइम स्ट्रेचर के ऊपर इसको लिटा दिया। उस टाइम जगह नहीं होती थी हॉस्पिटलों में, तो हमने किसी से कह को आके बेटे को दिखाया, तो बेटे को फिर एडमिट कर लिया गया। तो 3 दिन इसको स्ट्रेचर पे ही रखा गया। तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हुई, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर काग, जो कि उन्होंने कहा भी ऑपरेशन होगा इस बच्चे का, तो हमने ऑपरेशन की, उनका ब्लड का इंतज़ाम करो। तो मैंने सब अपने रिश्तेदारों वगैरह को सबको बुला लिया और बात की। तो उन्होंने कहा, फिर डॉक्टर काग कहने लगे भाई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे को मतलब कि ऑपरेशन करने से नुकसान हो जाएगा। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई ऑपरेशन टल गया तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन विधि का विधान, बेटा आज तक ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने इसको तपन स्कूल, जो कि चमन गार्डन के अंदर राजपूत धर्मशाला के सामने स्थित था, तो वहाँ पर इसको एडमिट कराया। इससे पहले मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया, ऑल इंडिया मेडिकल, पंत हॉस्पिटल और विमेंस, सब जगह गया, लेकिन कहीं से भी, पीजीआई के अंदर भी बहुत लंबा इलाज चला, लेकिन इसको कोई आराम नहीं मिला। और आज भी इसको आराम नहीं मिला, आज भी इसको दौरे पड़ते हैं। तो मैं बम्बे तक, अमेरिका तक इसका ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, लेकिन वक्त की बात है, कोई हमने बुरे कर्म किए हैं जिसका हमें भुगतान मिल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक आया, जब मेरा बच्चा ऐसा है तो मैं इन बच्चों की सेवा क्यों ना करूं। तो मैंने 2 फरवरी 2004 को 50 नंबर सेक्टर 14 में उपायुक्त श्री RS दून के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था, तो ये केंद्र चलाया, ये सेवा केंद्र चलाया। सेवा केंद्र बहुत अच्छे ढंग से चलता रहा। 2 बच्चों से हमने स्टार्ट किया था, चलते चलते एक टाइम हमारे पास 35 बच्चे तक भी हो गए थे। तो चलता रहा, जिसमें जो भी खर्चा मेरे को मिल जाता लोगों से डोनेशन द्वारा, बाकी मैं अपने जेब से डाल देता, लेकिन मैंने संस्था को कभी रुकने नहीं दिया। इसमें हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे, दिनेश मुंजाल जी, जो सेक्रेटरी तो बन गए, लेकिन उन्होंने 16-17 साल तक उन्होंने कोई भी हमारा सहयोग नहीं दिया। लेकिन मैंने भी कहा भाई चलो संस्था चल रही है, तो सेक्रेटरी साहब बने हुए हैं, कोई विघ्न बाधा नहीं कर रहे, तो मेरे को भी सेक्रेटरी बनाने में कभी उन्होंने कोई स्कूल में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बीच के अंदर सन 11 के अंदर ऊपर एक जैन साध्वी हैं जिनका नाम अनंता अर्चना साध्वी हैं, जिन्होंने कहा भी एक बिल्डिंग खाली कर दो, हमें यहाँ जो हमारी गुरनी जी गुजर गई हैं समाधि बनानी है। मैंने कहा जी आप, हमारे जैन उस परंपरा में समाधि का कोई सिस्टम नहीं है, आप हमें रहने दो। तो हमने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। उन्होंने एक कोई SK गुप्ता है चंडीगढ़ से, उसको बुला लिया, जो कि एक्शन रिटायर हुआ है PWD से। तो उसने मेरे को धमकी दी, अगर 10 मिनट में खाली नहीं किया तो मैं तुम्हारा वाल कर दूंगा, जो तुम सोच नहीं सकते। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, अगर तेरी माँ ने दूध दिया है, दूध पिया तूने अपनी माँ का, तो मेरे से खाली करा के दिखा, इस तरह तो मैं खाली नहीं करूँगा। उसके बाद बातचीत चली, मैंने उनसे ये कहा भाई 1 साल का हमें समय दे दो स्कूल को, मतलब कि मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगा। वो कहते हैं हम तो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देंगे। वो जैन सब जगह अपनी थी या किराए की थी? जगह जैन समाज की जगह है वो, जो कि हमारे पिताजी के नाम थी। हमारे पिताजी के ऊपर भी उन्होंने बड़े झूठे झूठे गंदे गंदे आरोप लगाए, जिसके पत्र भी आज मेरे पास पड़े हैं। और पिताजी हमारे कुछ हालात से डर गए, क्योंकि समाज के अच्छे व्यक्ति, जिसको सामाजिक व्यक्ति कहते हैं, मतलब कि होते हुए उन्होंने साध्वी जी की जो संस्था है चिंतामणि जैन स्वाध्याय सदन, उनके नाम उस बिल्डिंग को करने की ठान ली। तो जैसा वो जो साध्वी हैं वो भी कन्वर्टेड हैं, किसी और उससे हैं, बिरादरी से हैं और जैन समाज में आई हुई हमारे जैन समाज के अंदर कोई भी साध्वी, कोई भी संत आ सकता है, कोई किसी भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ सिर्फ
पैसा कमाना और गलत काम करना। ये साध्वी भी उस दिशा पे चल पड़ी, जबकि समाज ने इनको निकाल दिया, समाज ने उनका बहिष्कार किया हुआ है। कोई समाज का व्यक्ति नहीं जाता, लेकिन दो चार चंद लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं भाई उनकी ड्रेस को देखते हुए उनको भोजन भी देते हैं, उनके वहाँ पहुँचा कर भी आते हैं। और वो किसी एक व्यक्ति था जिसकी कोरोना काल के अंदर मृत्यु हो गई। कोरोना काल के अंदर उसने मतलब कि वहाँ पर ही सोता था, जबकि जैन समाज में सूरज छिपने के बाद 1 साल का बच्चा भी, लड़का जो कि वो ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो सोता था। ये प्रभु की इच्छा थी, जिस तरह भी था भाई। अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैन संत बनना ही एक मिसाल है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई इसके अंदर कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन अगर जैन साधु बनने के बाद भी अगर आदमी गलत मार्ग पर चले, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अभी ये साध्वी हमारे सेक्रेटरी दिनेश मुंजाल जी के घर गई, उन्होंने मेरे बारे में उसको भी भड़काया और दिनेश मुंजाल जी भी उसकी बातों में आ गए। अब उन्होंने मतलब कि मेरा साथ छोड़कर उसने अपना मतलब कि उस स्कूल पर कब्जा कर लिया है। चलिए जैन साहब, बात करते हैं आपसे, आपके बेटे की बात करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और तब से लेकर अब तक वो बच्चा आज भी उस दुर्घटना को झेल रहा है, हाँ जी, कष्ट भोग रहा है पूरे के पूरे। हम भी चाहेंगे, परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारे इस भाई को जल्दी से ठीक करे, और जितनी जो ये कट चुकी है, इसी भाई यहाँ हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस बच्चे को जल्दी से ठीक करे, हमारे बीच में आए। और जिस तरह से उनके पिताजी, परिवार के लोग सेवा कर रहे हैं उसकी, और वो भी सेवा के लिए आगे आए। तो अनिल जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों का परिवार किस तरह की समाज सेवा में तत्पर रहता है? मेरी पत्नी, मेरी बेटियां हर समय इस में काम में मेरे साथ खड़ी हैं। वो कहते हैं पापा आप आगे चढ़ बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम किसी प्रकार से भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे घर में लोग आते रहते हैं, मेरी मिसी चाय पानी जो भी सेवा होती है हम करते हैं। अब मैंने 1 फरवरी 2004 को एक अपने घर के अंदर ही, क्योंकि हम किराया भर भर कर तंग आ चुके थे बिल्डिंग का, तो स्कूल चालू किया है। और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, जिसको भी कोई ऐसा बच्चा नज़र आए जो कि जन्म से हो, जो कि एक्सीडेंट द्वारा हुआ हो, किसी तरह मंदबुद्धि हो या गूंगा बहरा हो, डीफ एंड डम्ब हो, कोई भी इस प्रकार से बच्चा हो, वो हमारे केंद्र में भेजे। मेरा केंद्र 2355 सेक्टर 13 करनाल के अंदर चल रहा है, जिसका नाम जीवन ज्योति सेवार्थ केंद्र के नाम से केंद्र चल रहा है, और सोसाइटी का नाम है कर्ण मंदबुद्धि विकलांग विकास समिति। तो आप सबसे निवेदन है, इन बच्चों के साथ आप जुड़ें और वहाँ पर आकर हमारे बच्चों के साथ अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, ताकि उन बच्चों को ये पता चले कि भाई पीड़ा क्या होती है, जो कि हम भुगत चुके हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं आगे उनके माता पिता ना भुगें। आगे हमारा एक आश्रम बनाने का विचार है, जिसके अंदर मेरा ये विचार है कि जो गूंगे बहरे और मंदबुद्धि और नेत्रहीन, इन बच्चों का केंद्र बनाया जाए, जहाँ पर करनाल के अंदर बड़ी दुर्भाग्य है, स्मार्ट सिटी होने के बाद भी ये केंद्र नहीं बन पा रहे। केंद्र हैं जो कि लोगों ने प्राइवेट चला रखे हैं, जिसके अंदर सिर्फ कमाई का धंधा बनाया हुआ है, जो कि दुर्भाग्य है। मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमें कोई ऐसी जगह दें, 500-1000 गज जगह, ताकि हम इस केंद्र को बहुत अच्छे रूप में बना सकें और हम इन बच्चों की सेवा कर सकें। जैसा जो आपने बताया जीवन ज्योति सेवार्थ केंद्र, सेवार्थ केंद्र, दोस्तों आपको बता देता हूं, ये जीवन ज्योति सेवार्थ केंद्र, दोस्तों मैं चाहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि जो ये संस्था है, आप इस संस्था को बेहद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रमोट करें, डोनेशंस दें, ताकि ये संस्था और आगे बढ़े। क्योंकि नीयत साफ है, काम करना है उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी दुर्घटना में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, किसी ना किसी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है।
इन्हीं बच्चों की सेवा करने के लिए, इनको स्टैंड करने के लिए ये संस्था आगे बढ़ रही है। और अनिल बंधु जैन और इनकी टीम तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। और हम चाहेंगे कि दोस्तों आप भी लगे। हम आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने इस चाय की चुस्की प्रोग्राम के नीचे भी देंगे, और चाहेंगे कि आप इनसे बात करें, इनको फ़ोन करें, या सीधे तौर पर आप इनकी संस्था में जाकर इनसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो अनिल बंधु जैन जी ने बताई है कि आपके बच्चों के जन्मदिन होते हैं, शादी की सालगिरह होती है, या अदर फंक्शंस भी होते हैं, आप कहीं होटल वोटल में करने की बजाय बेशक आप वहाँ करें, लेकिन एक फंक्शन सेलिब्रेशन आपके आश्रम में, इस आश्रम में किया जाना बड़ा जरूरी है, ताकि उन बच्चों की सेवा हो सके जिसके बारे में सोचकर भी जैन के अंदर दर्द भर जाता है। तो जैन साहब, ये आपने जो ये आश्रम अब बना दिया है, सेवा शुरू कर दी है, तो क्या उद्देश्य रहने वाला है? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इन बच्चों को जितना भी सुविधा दे सकता हूँ उतनी सुविधा दे सकूँ। और मैं ये भी सभी से चाहता हूँ आप मेरा इसमें तन मन धन से साथ दें, और सरकार से भी चाहता हूँ कि आप हमारा बढ़ चढ़कर साथ दें, क्योंकि सरकार एक अच्छी सरकार है। इस समय सरकार से हमें बहुत आशाएं हैं। हमारा शहर भी तरक्की कर रहा है, हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, और हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। ये समझो अगर हम अभी मौका चूक गए तो दोबारा हमारे देश का क्या हाल होगा ये मैं नहीं जानता। मेरी ये मानना है, बाकी तो आप सब समझदार हैं, आपको मैं इसमें ज़्यादा क्या कहूँ। मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ बिल्कुल तन मन धन से जुड़ें और आते रहें और आएँ। और मैंने जो ये कोठी बना रखी है, कल को मैं नहीं तो इन बच्चों का ऊपर केंद्र चला रहा हूँ, तो मैं ऊपर और भी मेरे पास जगह है ऊपर, मैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाल कमरा बना दूंगा, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो अब मेरे को एक तो जगह की ज़रूरत है, और एक मेरे को वैन की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा सामाजिक संस्थाओं से जो मेरी मदद करना चाहें आगे बढ़ें, अपने हाथ आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं आपसे ये आश्वासन देता हूँ, किसी को भी मेरा हिसाब चेक करना हो, कभी किसी भी समय आ सकते हैं। मैं मतलब कि हिसाब में को भी कोताही नहीं, बल्कि मैं अपनी जेब से खर्चता रहता हूँ। मैं लिख भी नहीं पाता, क्यों अकेला हूँ। मेरे को बेटे की भी सेवा करनी होती है, स्कूल की भी सेवा करनी होती है, और अपने पेट का भी हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि जो कि मैं एक प्रॉपर्टी का काम अभी शुरू किया 2 महीने से, क्योंकि 7 साल मैं घर पर ही पड़ा रहा अपने बेटे के साथ। जैन साहब, आपकी आयु भी 65 से अबव है? मेरी 65 है, 65 स्टार्ट है, ये कहूँगा। मतलब कि 65 बीच में कह लो, 27 जुलाई 19। मैं आपकी तरफ से एक अपील करता हूं दोस्तों, आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति 65 ईयर्स के अंदर एक बार फिर बिजनेस करने की सोच रहा है, घर का पालन पोषण करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है 65 साल की आयु के अंदर। और हरियाणा सरकार की पॉलिसी है 58 ईयर्स में बुजुर्ग बनाकर उनको रिटायर कर देते हैं, और कुछ पॉलिसी 60 ईयर्स की भी है। दोस्तों, हम चाहेंगे, हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि इस आश्रम को इस समय खास तौर पर एक वैन की जरूरत है। हम चाहेंगे कि दानी सज्जन आगे आएं और इस आश्रम को एक वैन हो सके उसको डोनेट करें, या उसके लिए जो भी आर्थिक सहयोग हो सकता है वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इस आश्रम का विस्तार करने के लिए जल्द ही हरियाणा सरकार से एक जगह की मांग की जाएगी, और यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से कुछ जगह डोनेट करना चाहता हो ताकि इस आश्रम का विस्तार किया जा सके, इसको बनाया जा सके, उन बच्चों की मदद की जा सके जो इस संसार में होते हुए भी और ना के बराबर हैं, डिपेंडेंट हैं, तो मैं चाहूंगा अनिल जी एक बार आप खुद अपील करें, जनता से मांग करें अपने को क्या क्या चाहिए। मैं सभी सामाजिक संस्थाओं, समाज के अच्छे लोगों से जो कि बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, जब ये इतनी संस्थाएं करनाल के अंदर 200 संस्थाएं चल रही हैं, हमारी संस्था के साथ जुड़ें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना सहयोग हो उतना दें, ताकि हम इस काम को जो हमने बीड़ा उठाया है
हम इसको आगे ले जा सकें। करनाल के अंदर नेत्रहीन बच्चों का कोई केंद्र नहीं है। इसके नेत्रहीन के लिए हमें या तो अम्बाला जाना पड़ता है या पानीपत। कई बार मेरी संस्था में भी लोग आते हैं, भाई नेत्रहीन बच्चे हैं, मैं कहता हूँ नहीं। तो वो उनको एक्चुअली क्या है, पंडित लोगों के पास ये बात तो एक पोतोटका है, इसको बीच में नहीं शामिल करेंगे, लेकिन जो आश्रम है वो आप बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ ताकि हम इस आश्रम को बढ़ाएं और वहाँ पर कोई हमें 1000 गज के करीब जगह मिल जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुविधा दे सकें, वहीं हॉस्टल की व्यवस्था कर सकें। क्योंकि अब आज हम 65 साल की मेरी एज हो गई है, जिसमें कुछ 60 साल के भी हैं, कुछ 70 साल के भी होंगे, और एक बुजुर्ग हैं जिनकी एज आज 87-88 साल है और उनकी पत्नी भी नहीं है। उनकी जब बेटी को मैं देखता हूँ, उसकी बेटी का नाम है रजनी, तो मेरे को बहुत पीड़ा होती है कि कल को अगर इसके फादर की कोई अनहोनी हो जाए तो इस बच्ची का क्या होगा। और बच्ची जवान हो चुकी है, तो बहुत चिंता का विषय है। उनके यहाँ मतलब कि बेटा नहीं है, उनकी जो और बहनें हैं वो उतना उसका ख्याल नहीं करती। तो वो 87 साल के बुजुर्ग, जब मैं कभी उनके घर गया था तो वो बीमार पड़े थे, तो वो रो पड़े। तो मेरे को बहुत पीड़ा है। तो अब जो प्रभु करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो हमने तो आगे कदम बढ़ा दिया है। अब आप जितना भी हमारा साथ देंगे, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि संस्था जब काम करती है तो बहुत खर्च होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, और ये सब काम चलते हैं आपके और हमारे सहयोग से। जैसा अब आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं चाय की चुस्की में, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कितना पॉजिटिव लगा, आपको क्या कहना चाहेंगे? मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी से कहता हूँ कि और भी चैनल वालों से कि इस प्रकार के प्रोग्राम चलाएं, ताकि जो समाज में लोग सोए हुए हैं ताकि वो जाग सकें। कुछ लोग तो जागे हुए हैं, कुछ लोग पैसा होने के बाद भी अभी सोए हुए हैं, ताकि वो अपने पैसे का सदुपयोग कर सकें। मेरा ये मानना है। बिल्कुल जैन साहब, आपने हमसे बात की, आज हमारे प्रोग्राम में आए आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से अनिल बंधु जैन साहब से हमारी बात हुई है और जिस तरह से उन भावुक हो गए, उनकी आंखों में से आंसू बाहर आने लगे। दोस्तों आपको बता दें, ये वो कड़वा सच है जीवन का, जिसको आज किसी के साथ शेयर करना भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, इस तरह की यदि घटनाएं होती हैं समाज में, और इस तरह के दुख को जो लोग भी झेल रहे हैं, वो इस संस्था में आए, बात करें, अपने दुख को साझा करें, तभी ये कट सकता है। जाने से पहले, जाते जाते मेरे मन में एक बात आ गई, जैन साहब से पूछना चाहूँगा। हालांकि मैं उनका धन्यवाद कर चुका हूँ, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहूँगा। जैन साहब, आपकी इस टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं जो आपका सहयोग दे रहे हैं? मेरी टीम के अंदर श्री करणवीर आर्य, जो कि हमारे पैट्रन हैं, श्री प्रेम प्रकाश मोंगा जी, जो कोषाध्यक्ष जी हैं, कैशियर साहब छोड़ के ये अपना सेक्रेटरी साहब छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, मेरी मिसिज भी इसके अंदर सदस्य है, और एक अपने सुशील गर्ग जी हैं, जो कि इस टाइम उनको शुगर की वजह से एक टांग गंवानी पड़ी। तो ये सभी मेरा पूरा सहयोग। श्याम अरोड़ा जी हैं, ये अपना कृष्ण कृपा मंडल वाले। ये बेटियां भी करती हैं बहुत? मेरी बेटियां पूरे तन मन धन से लगी हुई हैं। अभी मेरी बड़ी बेटियां अभी आई थी, कल ही गई है। वो मेरे को जाते जाते 2000 रुपये दे के गई, पापा कोई भी चीज़ बच्चों के लिए ले लेना, आपको ज़रूरत होगी तो जब भी ज़रूरत हो आप हमें बोलना। तो मेरे को बुरा लगा, क्योंकि मेरे को आज बच्चों से मांगना पड़ रहा है, तो क्योंकि जो कि हमारे समाज की प्रथा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बहुत आज के लायक बच्चे हैं। देखो, आपकी बेटी तो आपकी जो आप सेवा कर रहे हैं उसके लिए देगी, आप इसको दिल से मत लें। लेकिन क्या करें, हमारे जो संस्कार हैं, आपके संस्कार ही तो है। आपके बच्चों को देखो कितना पॉजिटिविटी दी है। तो दोनों बिटियां मेरी लगी हुई हैं। मेरी छोटी बिटिया तो कहती है, पापा जब आप बुलाओगे मैं आपके साथ खड़ी मिलूंगी। क्यों, बड़ी बिटिया है, उसको थोड़ा सा मजबूरी है कि उसकी सास नहीं है,
घर में परिवार का खाना का सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर भी वो हर तरह से तैयार है। मेरे दामाद कहते हैं जितने पेमेंट चाहिए हम देंगे, हम आपका साथ देंगे, आप पीछे मत हटना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें और आपको भी साथ देना होगा, आपको इनके साथ आना होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ये अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और आपको बता दें ये प्रोग्राम बनाया हमने इसलिए ताकि हम आपके साथ उन बातों को साझा कर सकें जो समाज के अंदर किसी ना किसी कारण से दबी हुई हैं। दोस्तों जाने से पहले एक बात आपको बता देते हैं, हमारे करनाल के समाज सेवक श्री सुरेश गुप्ता जी का पिछले दिनों देहांत हो गया। नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं और उनकी रस्म क्रिया भी अब आने वाली है। और दोस्तों हम चाहेंगे आप उनको भी श्रद्धांजलि दें, क्योंकि उनका जीवन भी एक समाज में अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों अब तक टाइम, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।